ओके, तो पिछली बार हमारा अच्छा खासा लंबा सेशन चला था आन्वीक्षिकी वो समथिंग वी सॉ, और साथ साथ में चारवाक दर्शन की। आन्वीक्षिकी के 3 भाग थे। आन्वीक्षिकी समझने के लिए हमने देखा था कि क्या क्या था, योग, सांख्य और लोकायत, चारवाक। तो उसमें हमारा अच्छा खासा डिस्कशन हुआ था। अब हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि चाणक्य ने क्या कहा था कि विद्या के 4 प्रकार होते हैं, रादर 4 अंग होते हैं, और वो सभी के सभी एक जो युवराज है, एक जो लीडरशिप के लिए तैयार हो रहा है, उसके लिए ये सभी उपयुक्त है। तो वो कौन से कहते हैं? वो कहते हैं त्रयी, वार्ता, दंड और आन्वीक्षिकी। तो आन्वीक्षिकी से शुरू किया हमने। आज हम बाकी के देखेंगे कि त्रयी क्या है, वार्ता क्या है, दंड क्या है। आज हम उसका देखेंगे। तो वी विल गो टू पेज नंबर आज वाला भी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि खैर हम देखते हैं। आई विल नॉट गिव इट अवे ऑलरेडी। तो हम हैं 3रे अध्याय पर, पेज नंबर 25 पर। ठीक है, 3रा अध्याय पेज नंबर 25, त्रयी स्थापना, ये है ये हेडिंग है इसका। अच्छा, तो उसमें है साम ऋग यजुर्वेदाः त्रय त्रयी। सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, इन तीनों को त्रयी कहा जाता है। तो वो जो कह रहे हैं कि त्रयी पढ़ाओ, तो वो कह रहे हैं ये त्रयी, बट उसके साथ साथ वो कह रहे हैं सिर्फ ये नहीं, ही इंक्लूड्स मोर। व्हाट डज ही से? अथर्ववेदो इतिहास वेदौ च वेदाः। त्रयी किसे कहते हैं? सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद को, इनको त्रयी कहते हैं। पर इतिहास और अथर्ववेद, ये मिलाकर इन सभी को इन सबको वेद कहते हैं। तो वेद हमने 4 वेद तो सुना था, पर इतिहास को भी वेद कहा जाता है, क्योंकि दोनों रामायण और महाभारत को पंचम वेद ऐसे कहते हैं। महाभारत तो आप सब जानते हो, पंचम वेद, कि बेसिकली वेद का जो ज्ञान है वो रियल लाइफ में कैसे जिया गया है, रियल लाइफ के द्वारा हमें क्या सीख मिलती है, जो वेदों का ज्ञान है वो इतिहास से मिलता है। धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम, जो हमने कहा था ना, उपदेश समन्वितम। इतिहास जो है उसका डेफिनेशन क्या है? धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम उपदेशम समन्वितम पूर्ववृत्तम कथायुक्तम इतिहासम प्रचक्षते। धर्म अर्थ काम मोक्ष, जो 4 पुरुषार्थ है, जो हमारे वेद का ज्ञान है, जो त्रयी का ज्ञान है, वो भी धर्म अर्थ काम मोक्ष पर ही है, क्योंकि ये चतुर्वेद पुरुषार्थ जो है, दे आर द बेसिस ऑफ आवर सनातन धर्म। ठीक है, तो इसका उपदेश हमें इतिहास से मिलता है। पर इतिहास में किस तरीके से मिलता है? पूर्ववृत्तम, जो पहले हुआ है, समथिंग दैट हैज हैपेंड इन द पास्ट, उनके जीवन से जो पहले हुआ है, और किस तरीके से हमें बताया गया, कथायुक्त, कथा के रूप में जो हमें बताया गया है, वो इतिहास है। इसलिए इतिहास को भी, इतिहास में सिर्फ 2 ही आते हैं, महाभारत और रामायण, इनको भी वो कहते हैं वेद, इसलिए उनको पंचम वेद कहा गया है। और ये कह रहे हैं कि त्रयी के साथ साथ सारे वेद, बेसिकली 4 वेद और इतिहास, ये सभी पढ़ाना चाहिए। अच्छा, अब उसके बाद वो कहते हैं शिक्षा कल्पो व्याकरणम निरुक्तम छंदो विचित ज्योतिषम इति च अंगानी। वेद जो पढ़ते हैं ना, तो वेद के साथ साथ वेद को समझने के लिए षडंग, वेदांग पढ़े जाते हैं, जो 6 अंग है वेदों को समझने के। अच्छा, इसमें अच्छा, वेद जो है ना, दैट इज रिटन इन सूत्र फॉर्मेट, श्लोक फॉर्मेट, और उनको गाया जाता है। उनके शब्दों में, वेद के जो कुछ शब्द है, उनका बहुत टेक्निकल अर्थ होता है। और उसका काम क्या है? एक तो हम उपनिषद जानते हैं, ज्ञान कांड है, पर बहुत सारा कर्म कांड उसमें है, कि यज्ञ कैसे करो, ये सब है उसमें, कि आप यज्ञ करो। पर उसको समझे कैसे? हाउ डू वी मेक इट रियल फॉर अस, हाउ डू वी मेक इट एप्लीकेबल? तो उसको समझने के लिए, वेदों को पढ़ने के लिए साथ साथ वेदांग का भी प्रशिक्षण हुआ करता था। वेदांग में क्या है? तो ये चीजें हैं। शिक्षा इज अबाउट प्रोनाउंसिएशन। आप शब्दों को का प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हो, बोलते कैसे हो, दैट अंग इज कॉल्ड शिक्षा। ठीक है, कि र, रू, ये सब जो है उसको कैसे कहा जाता है, कुछ एक साथ जब आए संधियां, तो उनको किस तरीके से कहा जाता है, वो सारा शिक्षा में आता है। दूसरा है कल्प। अच्छा, कल्प इज लार्जली रिलेटेड टू कर्मकांड। तो कर्मकांड में है कि आप यज्ञ कैसे करो,
कौन यज्ञ कर सकता है, जो सारे संस्कार, जो हम 16 संस्कार की बातें करते हैं, ये सारा कल्प में आता है। जो वर्णाश्रम धर्म है, जो आश्रम धर्म है, वर्ण धर्म और आश्रम धर्म है, ये सारा जो है ये कल्प का सुना होगा, ग्राह्य सूत्र, आपस्तंभ सूत्र, शैलव्य सूत्र, ये सारा कल्प सूत्र में आता है। ठीक है, so that part is called कल्प। Then is व्याकरण। व्याकरण तो हम सब जानते हैं, ग्रामर, टू अंडरस्टैंड द सेंटेंस कंस्ट्रक्शन। ग्रामर के बिना तो समझ ही नहीं आएगा कि क्या अर्थ है, क्या कहा जा रहा है, तो ग्रामर, व्याकरण। निरुक्त जल रहा है रे, अर्थ है निरुक्त। तो जैसे मैंने कहा कि जो शब्द का प्रयोग हुआ है उनका अर्थ किस तरीके से समझा जाए, टाइमोलॉजी की जो हम बात करते हैं वो निरुक्त में आता है। ठीक है, सो दैट इज अबाउट मेकिंग सेंस ऑफ द वर्ड्स देमसेल्व्स, सो दैट इज निरुक्त। देन वी हैव छंद। छंद इज अ पोएटिक मीटर। जैसे अनुष्ठुप छंद जो 32 सिलेबल्स का होता है, अधिकतर जो रामायण महाभारत गीता ये सारे अनुष्ठुप छंद में लिखे गए। दूसरा है गायत्री। एक्चुअली बहुत किस्म के छंद हैं, क्योंकि वो छंदों के द्वारा ही हाउ डू यू सिंग इट, राइट, इसका उच्चार जो किस तरीके से उनको गाया जाए, वेदों को किस तरीके से समझा जाए। प्लस उस जमाने में लिखना नहीं होता था, तो इट वाज ऑल ओरल। तो नोइंग हाउ टू चैंट, knowing how to actually say it in the right meter was also equally important. जो इवन जो हम कर्मकांड कराते हैं उसमें भी किस तरीके से चांट करो वो इंपॉर्टेंट होता है। तो उसके लिए छंद क्या है, पोएटिक मीटर क्या है, गायत्री। हम गायत्री मंत्र जो कहते हैं वो एक्चुअली सावित्री मंत्र है। गायत्री इज द छंद यूज। गायत्री छंद में क्या है, 24, इट इज अ पार्ट ऑफ अनुष्ठुप, पर उसमें 24 सिलेबल्स होते हैं। ठीक है, तो यह है छंद। फिर है ज्योतिष। हम समझते हैं ज्योतिष इज एस्ट्रोलॉजी, ऑफ कोर्स ज्योतिष इज एस्ट्रोलॉजी, बट ज्योतिष का केवल जो हम अभी समझते हैं कि प्रेडिक्शन करना, ये नहीं है, दैट इज ओनली वन पार्ट ऑफ इट। ज्योतिष इज एक्चुअली गणित। ज्योतिष इज द वे टू कीप और एंड अंडरस्टैंड टाइम। अच्छा, वो क्यों आवश्यक होता था, क्योंकि कोई भी जब हम रिचुअल करते थे, यज्ञ करते थे, उस सब के लिए समय का देखना आवश्यक होता था। सारे मुहूर्त के हिसाब से होते थे, है ना, कि वो कौन से टाइम पे कैसे करो, किस, तो उसकी समझ जो है वो ज्योतिष से आती थी। कौन से दिन पे करो, क्या कॉन्स्टेलेशन है, किस तरीके से आज दिन में कौन से जो प्लैनेट्स या ग्रह है वो कहाँ पर है, उस हिसाब से आप अपना जो यज्ञ है या जो भी आपका रिचुअल है वो आप करो। तो उसके लिए ज्योतिष आना भी आवश्यक होता है। और ये सब, इसका जो कर्मकांड का भाग है वो तो वेदों में ही है ना। तो इसलिए वो कहते हैं कि आप वेद पढ़ो, त्रयी विच इज साम ऋग यजुर, साथ साथ अथर्व, साथ में इतिहास, रामायण महाभारत भी आप पढ़ो, और किस तरीके से वेदों को पढ़ो, उनके 6 अंगों के साथ, वेदांग के साथ। ठीक है, जब आप वेदांग, तो एक्चुअली तैत्तिरीय उपनिषद में भी जो सबसे पहले जो चैप्टर है उसमें वो सबसे पहले शुरू इससे करते हैं कि शिक्षा, सबसे पहला आप शिक्षा, ये जो 6 भाग है वो पढ़ो, उसके बाद आपकी वेद का प्रशिक्षण शुरू होता है। ठीक है, क्योंकि आपके पास कुछ समझ तो होनी चाहिए कि आप किस तरीके से प्रोनाउंस कर रहे हो वगैरह वगैरह। ठीक है, तो वेद वेदांग पढ़ो। अच्छा, अब ये वेद वेदांग क्यों पढ़ना आवश्यक है, तो वो कहते हैं, एक तो वो धर्म अधर्म समझने के लिए कहते हैं, है ना, कि धर्म अधर्म समझ आए, इसके लिए वेद वेदांग पढ़ना आवश्यक है। अब वो उसको और एक्सप्लेन कर रहे हैं कि किस किस प्रकार का धर्म की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। वो कहते हैं, एष त्रयी धर्म चतुराणाम वर्णाश्राणाम आश्रमाणाम च स्वधर्म स्थापनात् औपकारिकः। बेसिकली हमने जो कह रहे थे कि वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, स्वधर्म, स्वयं का क्या धर्म हो, ये ढंग से समझ आ जाए, इसके लिए सब अपने धर्म के हिसाब से रहे, इसके लिए इसकी समझ आवश्यक है। और एक्चुअली ये जो पार्ट है ना, ये धर्म की कौन कैसे जाए, आश्रम धर्म वगैरह, वो अधिकतर वो कल्प सूत्र का भाग है। यू फाइंड दिस इन वेद, बट जो डिटेलिंग आउट उसका है वो सारा जो है वो कल्प सूत्र का भाग आता है। ठीक है, तो जस्ट सो दैट, जस्ट अ ट्रिविया दैट यू नो। ओके, फिर स्वधर्म। अच्छा, अब वो वर्ण 4 है हम जानते हैं, और वो हर एक वर्ण के लिए कैसी कैसी आजीविका निश्चित की गई है उसके बारे में वो बता रहे हैं। ठीक है, तो पहला है स्वधर्मो ब्राह्मणस्य
स्वधर्म ब्राह्मणस्य, ब्राह्मण का स्वधर्म क्या है? वो कहते हैं अध्ययन, अध्यापनम, यजनम, याजनम, दानम प्रतिग्रह्य, दानम प्रतिग्रहश्चैति। ब्राह्मणों के लिए जो उपयुक्त कार्य है वो है अध्ययन, स्वयं पढ़ना, अध्यापनम, पढ़ाना। क्या पढ़ाना? यही जो हम धर्म शास्त्रों की बात करें, ठीक है। बाकी इसमें भी ट्रेनिंग वेनिंग सब होती है, पर स्पेसिफिकली व्हेन इट कम्स टू अंडरस्टैंडिंग वेद इतिहास की जो बात है, अधिकतर जो धर्म शास्त्र की बात है, उसके लिए वो पढ़ना पढ़ाना। यज्ञ करना, कर्म कांड हम जो करते हैं, करवाते हैं, जो स्वयं भी करना और करवाना, ये भी ब्राह्मणों का काम है। दान देना और दान लेना, ये भी ब्राह्मणों का काम है, ठीक है। फिर क्षत्रियस्य अध्ययनम, यजनम, दानम, शस्त्राजीवो भूत रक्षणम च। अध्ययनम, पढ़ना, ब्राह्मणों के लिए था पढ़ो और पढ़ाओ। क्षत्रियों के लिए कि आप पढ़ो, फिर क्या करो? यज्ञ करो, आपको भी यज्ञ करना है, अग्निहोत्र ये सब आपको भी रखना है। दान देने का काम करो, पर आपका दान लेने का काम नहीं है, आप सिर्फ दान देने का काम करो। शस्त्राजीवो भूत रक्षणम, और वेपन्स सीखो, और वेपन्स के द्वारा जो सोसाइटी है, जो समाज है, उसका रक्षण आपको करना है, ठीक है। द वॉरियर क्लास, विच वी नो, द टीचर प्रीस्ट क्लास, द वॉरियर क्लास। फिर वो कहते हैं वैश्यस्य अध्ययनम, यजनम, दानम। ये तो कॉमन है कि वैश्यों को भी पढ़ना है, यज्ञ करना है, दान करना है। कृषि पाशुपाल्य वाणिज्य च, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, ट्रेड, इकोनॉमिक्स, ये सारा जो है बिजनेस, ये सारा काम किनका है? बिजनेस क्लास का, विच इज द वैश्य क्लास। शूद्रस्य द्विजाति शुश्रूषा, वार्ता, कारु, कुशील कर्म च। वार्ता मतलब वाणिज्य, कृषि पाशुपाल्य, ये सब उसमें आ जाता है, ठीक है। तो द्विजाति शुश्रूषा सर्विस, वार्ता इज वाणिज्य, एज सेड बेसिकली ट्रेड, कृषि, जो वैश्य कर रहे हैं ना, एक्सेप्ट फॉर द अध्ययन, यजन वगैरह, वो सब छोड़ के जो बाकी काम है वो सब। कारू इज आर्टिजान, जो हाथ से काम होता है, पॉटरी है, आर्किटेक्चर है, स्कल्पटिंग है, ये सारा जो आर्टिजन का काम है, वीविंग, ये सारा काम। और कुशीलव मतलब एक्ट, परफॉर्मेंस, ड्रामेटिक्स। तो एक है फाइन आर्ट्स, जो भी हाथ से होता है, परफॉर्मिंग आर्ट्स, वो सारा जो काम है वो शूद्रों के लिए है। गृहस्थस्य, अभी ये 4 वर्णों की बात हो गई, उसके बाद है गृहस्थ। आई नो, मुझे पता है इस पे काफी डिस्कशन होना है, बट वील कम टू दैट। ये एक चैप्टर हम पूरा पढ़ लेते हैं, फिर डिस्कशन करें, ठीक है। गृहस्थस्य, गृहस्थों के लिए कौन सा काम है? वो कहते हैं गृहस्थस्य स्वकर्माजीव तुल्यैः असमान ऋषिभिः वैह्वाय ऋतुगामित्वं देव पित्रो अतिथि भृत्येषु त्यागः शेष भोजनम। अच्छा, अब है गृहस्थों के लिए, गृहस्थ आश्रम में जो रह रहे हैं उनके लिए क्या काम है? स्वकर्म आजीव, अपने कर्म के हिसाब से अपनी आजीविका चलाओ। बेसिकली आप कौन से हो, आप ट्रेड करना चाहते हो, आप वॉरियर हो, जो भी आप वर्ण इसमें पढ़ते हो, जिस भी जाति में पढ़ते हो, उस जाति के लिए जो भी उपयुक्त काम है वो आप उपयुक्त काम करो। फिर क्या करो? तुल्य ही, सिमिलर, सेम टाइप की कम्युनिटी। असमान ऋषि भी, असमान ऋषि मतलब हम जो गोत्र की बात करते हैं, ऋषि, असमान ऋषि मतलब अगर आप एक ही गोत्र के हो तो योर गोत्र इज ट्रेस्ड बैक टू वन ऋषि, वन कॉमन ऋषि इवेंचुअली। तो असमान, अगर आप सेम गोत्र के हो तो आप तो भाई बहन हो गए, तो हमारे भी गोत्र विवाह वर्जित है। तो दिस इज असमान। जो अलग आपका गोत्र है उस फैमिली से क्या करो? वैवाह्य मतलब शादी करके। ऋतुगामित्वम, ऋतुगामित्वम बेसिकली इज द इंटरकोर्स, what for having a child. Progeny is the center of a गृहस्थ लाइफ, ठीक है। तो ऋतुगामित्व बेसिकली आप तुल्य लड़की से, आपके इक्वल
पर डिफरेंट गोत्र के स्त्री से विवाह करो और basically consummate your marriage and then eventually wife, so have kids and all that, but that apart, deva pitra atithi bhrityeshu त्याग, बेसिकली आप अपने देव यज्ञ करो, पितृ यज्ञ करो, अतिथियों का ध्यान रखो, भृत्यो आपके लिए जो काम कर रहे हैं, पीपल हु आर इन योर सर्विस, उन सबका, योर एम्प्लॉइज, योर पीपल हु आर हेल्पिंग यू वगैरह, उन सबका आप ध्यान रखो, और उन सबको खाना खिलाने के बाद देव पितृ अतिथि भृत्य, उन सबको खाना, उनका भरण पोषण करने के बाद जो शेष होता है उससे स्वयं भोजन करो। ये काम है गृहस्थों का। फिर आता है जो 4 आश्रम है, उसमें कौन से ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और जो सन्यास जो हम कहते हैं। तो उन्होंने पहले गृहस्थ का कर लिया। गृहस्थ क्यों? क्योंकि गृहस्थ कहते हैं कि सर्व आश्रमाणाम, जो मूल जो है, जिसके कारण सारे आश्रम टिके हुए हैं, उनका गृहस्थ है, क्योंकि गृहस्थ में ही रिसोर्स जनरेशन जो है वो सारा गृहस्थ करते हैं, बाकी कोई नहीं करता। और रिसोर्स जनरेशन तो वी नो ना, अर्थ सुखस्य मूलम अर्थ, ये अर्थ का जो पैदा जो करने का काम है वो सारा काम ही गृहस्थ आश्रम में होता है, इसलिए वो सभी इसका बेस कहा जाता है उसे। खैर, तो उन्होंने पहले गृहस्थों का काम बताया, फिर अब वो ब्रह्मचारी जो स्टूडेंट्स हैं उनकी बात बताया। तो ब्रह्मचारियों का क्या काम है? ब्रह्मचारिणः स्वाध्यायो अग्निकार्यो अभिषेको भेषवृत्तत्वम् आचार्ये प्राणांतिकी वृत्ति तद्भावो गुरुपुत्रे सह ब्रह्मचारिणी वा। तो वो कहते हैं ब्रह्मचारी स्टूडेंट्स का काम है स्वाध्याय, पढ़ना, अग्नि कार्य जो भी आपको यज्ञ वगैरह सिखाया है वो करो, अभिषेको मतलब नहा धो के स्वस्थ। एक अभिषेक हो जो हम शिवलिंग पर अभिषेक करते हैं वो नहीं, दिस इज अभिषेको एज इन नहाना। शौच, रिचुअल बाथ जो उनको करना होता है, जिसके बाद ही ये सारा काम शुरू होता है, दिस इज रिलेटेड टू दैट। भैक्ष्य वृत्ति स्टूडेंट्स के लिए कहा जाता है कि आप भिक्षा मांगो। तो बेसिकली जब वो गुरु इसमें रह रहे होते हैं आश्रमों में भी, तो वो जाते हैं कुछ समय और भिक्षा लेके आते हैं। एंड दिस इज नॉट जस्ट इन हिंदू, बौद्धों में भी ये भिक्षा की बात है। इनफैक्ट आज हम हमारे यहाँ तो भिक्षा हमें देखने नहीं मिलती है, पर जब आप म्यांमार जाओ, कंबोडिया जाओ, ये सारी जगहों पर जब आप जाओ ना, वहां पे आपको दिखते हैं बौद्ध जो बच्चे जो स्टूडेंट्स होते हैं, सुबह 4 बजे में, मैंने यहाँ पर भी देखा था, वो लाओस और म्यांमार में मैंने देखा है, सुबह 4 बजे में बच्चे ऐसे जाते हैं। और उनके लिए जो गृहस्थ होते हैं वहां पर, वो अपना घर खुला रखते हैं, या तो फिर वो स्वयं रास्ते पे आते हैं और वो लोग उनको कुछ ना कुछ खाना देते हैं, क्योंकि उनको पता है ये स्टूडेंट्स हैं, ये लोग सीख रहे हैं, तो उनका भिक्षा ही करना है, तो वो भिक्षा मांगने आज भी जाते हैं। तो तभी भी ऐसे था, वो भिक्षा लेके आएंगे, फिर उसमें से सब मिल बांट कर खाना खाएंगे। तो भिक्षा वृत्ति वो उनको करना है। आचार्यों के घर पे रहना है, और आचार्य जो कहे, या आचार्य के जो फैमिली वाले, गुरु पत्नी, गुरु पुत्र, वो लोग जो कहे उनकी बात माननी है और अपने सहाध्यायियों के साथ रहना है। ये ब्रह्मचारियों का काम। फिर वानप्रस्थ मतलब आफ्टर यू आर डन विथ योर गृहस्थ। वान इज यूजुअली आफ्टर 50 साल तक आप अपना गृहस्थ जीवन निभाओ, फिर वानप्रस्थ शुरू होता है, क्योंकि हम 51-52 ये जो कहते हैं ना, वो उस हिसाब से। तो वानप्रस्थ जो शुरू होता है, तो तब से बेसिकली नाउ यू स्टार्ट रिटायरिंग। हम जो रिटायरमेंट की बात करते हैं, जैसे जी लिया गृहस्थ, अब आप रिटायरमेंट में जाओ, और उनके लिए क्या कार्य है? ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थस्य ब्रह्मचर्य, भूमौ शय्या, जटाजीन धारणम, अग्निहोत्राभिषेको, देवता पित्र अतिथि पूजा, वन्यश्चाहार। बेसिकली आप ये जो मटीरियलिस्टिक लाइफ है ना, उससे आप दूर होते जाओ। अब आप तो वो कैसे करोगे? सबसे पहले तो काम, आपका जो लस्ट है वो खत्म करो, यू लिव अ सेलिब्रेट लाइफ। भूमौ शय्या, जमीन पर सोना शुरू करो। जटाजीन धारी, वो जो जटा धारण करो, मृग चर्म धारण करो। फिर क्या? अग्निहोत्र करो, शौच स्नान वो सब करो, देवता पितरों की पूजा करो। वन्य आहार, बेसिकली आपको जो वन में जो आहार मिलता है ना, फल फूल वगैरह, उपवास, ये सब आप फल फूल खाओ, उपवास करो, ये सब। तो बेसिकली यू स्टार्ट मूविंग अवे फ्रॉम द अटैचमेंट्स ऑफ द सोसाइटी दैट यू हैड टिल नाउ। उससे आप दूर होते जाओ। जो मेंटल है, जो डिसीजन मेकिंग का है, वो आप अगले जनरेशन का आ गया है, आप वहां से दूर होते जाओ। ठीक है।
और फिर एंड का भाग है जो चौथा आश्रम है, वो है संन्यास आश्रम, विच इज परिव्राजकस्य। परिव्राज, उसको परिव्राज भी कहते हैं बिकॉज वो घूमते रहते हैं। परिव्राजकस्य संयत इंद्रियत्वम अनारंभो निष्कंचत्वम संग त्यागो भैक्ष्यम अनेकत्र आरण्ये वासो बाह्य अभ्यंतरम च शौचम। अब आप सन्यासी जब हो गए हो तब आपको आपके जो सारे इंद्रियां हैं उन पर आपका वश आ जाना चाहिए। वानप्रस्थ में हो तो वानप्रस्थ के टाइम पे यू हैव टू स्टार्ट डेवलपिंग दैट। इसीलिए वो कह रहे हैं कि ब्रह्मचर्य, जमीन पे सोना वगैरह, ताकि धीरे धीरे आपका अपने इंद्रियों पे वश आने लगे। गृहस्थों के लिए तो धर्म अर्थ काम तीनों ही आवश्यक है, क्योंकि काम भी नहीं होगा तो बच्चे नहीं होंगे और सोसाइटी विल नॉट बेसिकली ग्रो, राइट? यू नीड दैट, योर स्पीशीज वोंट ग्रो। तो अब ये है कि धीरे धीरे आपके जो सारे वृत्तियां हैं उस पर आप काबू पाते जाओ, उसको वश में करते जाओ। और संन्यास में तो आपका वो वश हो जाना चाहिए। अनारंभ, कोई भी एक्टिव लाइफ से आप रिटायर हो गए, कि आप कोई भी पोजीशन नहीं चाहते, आप कोई भी एक्टिवली हो गए, कोई कार्य आप शुरू नहीं कर रहे, of course you contribute in your way to the society। कितने सारे जो राजा बने हैं उनका उत्साहवर्धन वगैरह करना ये बहुत सारे सन्यासियों ने किया है। स्पेशली वी नो द स्टोरी ऑफ विजयनगर हक्का बुक्का। उनका जो उनका प्रोत्साहन, उनको जिनको प्रेरणा उनको मिली थी, वो एक सन्यासी थे, है ना, विद्यारण्य, उनसे उनको मिला था। तो ये काम तो आप करते हो, बट ऑन अ नॉट फॉर अ पर्सनल गेन, आप समाज के लिए करते हो जो आप करते हो। निष्किंचत्वम, कोई भी चीज मेरी है ये भाव मत आप रखो। संग त्यागो, किसी चीज से अटैचमेंट में मत रखो। स्टार्ट कल्टिवेटिंग, नहीं बिकम डिटैच्ड। स्टार्टिंग टू कल्टिवेट इज इन वानप्रस्थ आश्रम। बाय संन्यास मोड में आप जब आते हो तब तक आपको ये कर लो। भैक्षम, आप भी भिक्षा मांगो, क्योंकि आपका तो अब कुछ है नहीं, तो आपको जो समाज देता है आप भिक्षा मांग कर खाओगे। कोई भी एक जगह पर नहीं रहोगे, आप घूमते रहोगे, अलग अलग वनों में रहोगे, घूमते रहोगे। और बाह्य अभ्यंतर, बाहर और अंदर, मनोवाची काया, उसमें आप शौच रखोगे, उसे स्वच्छ करोगे। केवल बाहर से नहा लिया ऐसे नहीं, मन में, अपने शब्दों में और आत्मा में से भी आप जो भी आपका कोई भी क्लेश है, जो भी है, वो आप निकालना शुरू करोगे। ये है 4 आश्रमों के धर्म। इस तरीके से इसमें भी रहना चाहिए। बेसिकली दीज आर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ। ठीक है, तो ये डिफरेंट स्टेज ऑफ लाइफ क्या है, ये है। फिर व्हाट इज कॉमन फॉर ऑल, तो ये तो जो आश्रम के हैं, बट जस्ट आप मनुष्य समाज में आपका जन्म हुआ है तो आप सबके लिए भी देयर आर सम बेसिक रूल्स टू फॉलो, बेसिक सोशल एटिकेट्स टू बी फॉलोड। व्हाट आर दे? सर्वेषाम अहिंसा, सत्यम, शौचम, अनुसूया, अनृशस्यम, क्षमा च। सर्वेषाम, सबके लिए। अहिंसा, we know non-violence. Again, ahimsa has to be understood in the right sense. It is not to say कि कोई अहिंसा कर रहा हो तो उसके लिए अहिंसा नहीं। अहिंसा is in general, आप सबके लिए। किसी को आप मेंटली भी हर्ट ना करो, फिजिकली भी हर्ट ना करो। पर आपको कोई हर्ट कर रहा हो, अगर समाज के कोई एंटी सोशल एलिमेंट जब हो, तो उसको टॉलरेट करना भी हिंसा है, क्योंकि उसके द्वारा धर्म नहीं रह रहा। धर्म धारयति धर्म, one that sustains is dharma. Anything that leads to unsustenance has to be removed. If that is not removed, that is hinsa. So hinsa has to be understood in that context. इस पे हमने बहुत सारे lectures बाकी सब में बात करी है, so not going into more detail here. Satyam, truthfulness. Shaucham, cleanliness. Again, मन का बाहर का दोनों cleanliness. Anusuya, anusuya is lack of jealousy, jealous ना होना. अनृशस्यम, बेसिकली काइंडनेस, सिंपैथी रखना, एम्पैथी रखना, क्षमा, फॉरगिवनेस। ये तो सबके लिए है। ये क्वालिटीज तो कल्टिवेट करना सबके लिए आवश्यक है, ये वो कहते हैं। दिस इज फॉर एवरीबॉडी। बाकी सारे जो है इन टर्म्स ऑफ योर एक्शन, इन टर्म्स ऑफ हाउ यू लीड योर लाइफ, ये वर्च्यू सबके लिए, बट डिपेंडिंग ऑन कौन से आप वर्ण में हो, कौन से आप आश्रम स्टेज में हो, उस हिसाब से आप जिस तरीके से एक्टिविटीज करते हो उसमें फर्क आएगा। ठीक है, तो ये वो कह रहे हैं। और ये सबकी समझ जो है वो त्रयी से है। तो वी स्टार्टेड ऑफ सेइंग व्हाट इज त्रयी, त्रयी क्यों पढ़ना चाहिए। तो एक राजा के लिए ये समझना कि सभी वर्णों के, सभी आश्रमों के क्या क्या गुण धर्म है, ये समझने के लिए उनको त्रयी की समझ होना आवश्यक है। फिर स्वधर्म, स्वर्ग आयांतयाय च, स्वर्ग
स्वर्गाय अनंतयाय अनंतयाय च। स्वधर्म, अपने धर्म में चुस्त रहना, उसी से स्वर्ग की भी प्राप्ति है और अनंताय, अनंताय का अर्थ इनफाइनाइट ब्लिस, सुख मोक्ष, आप जो भी करो, ठीक है। तो स्वधर्म में अगर स्थित रहो आप, तो वो है ना, इवन गीता का श्लोक है कि परधर्म भयावह, कि थोड़ा सा भी अपना स्वधर्म अच्छा है, पर परधर्म तो बहुत भयावह है, तो आप स्वधर्म में स्थित रहो। यही बात यहाँ भी कि आप स्वधर्म में रहोगे तो उसी से स्वर्ग और खुशी की प्राप्ति होती है। तस्यातिक्रमे लोकः संकरात उद्दिच्छेद, अगर सब लोग मन में आए ऐसा करने लगे, मन माय वे और हाईवे के तौर पे जीने लगे, देन द सोसाइटी इज गोइंग टू पेरिश बिकॉज़ इट विल लीड टू एनार्की। बिल्कुल ना कोई सिस्टम रहेगा ना कुछ रहेगा। तो इसके लिए राजा का क्या काम है? तस्मात् स्वधर्म भूतानां राजा न व्यभिचारये, स्वधर्म संधानो ही प्रेत्य च इह नंदति। इसलिए राजा का क्या काम है कि राजा सभी को अपने निश्चित धर्म में लगाए रखे। कोई कुछ भी करना चाहे इस तरीके से ना करे। बेसिकली हैव सम रूल्स एंड रेगुलेशंस अबाउट हाउ यू रेगुलेट योर सोसाइटी, और अपने धर्म में स्थित होकर, राजा का भी अपने धर्म में स्थित होकर, और जब आप उस तरीके से जीते हो तो आप खुशी पाते हो, आप सुख पाते हो। नंदती, सोसाइटी स्टेज हैप्पी। ओके, इसलिए वो कहते हैं व्यवस्थित आर्य मर्यादः कृत वर्णाश्रम स्थिति ही त्रय्या ही रक्षितो लोकः प्रसीदति न सीदति। इसलिए त्रयी, ये जो हम वेद इतिहास को समझकर, आर्य धर्म को समझकर, आर्य धर्म की मर्यादा में जब हम रहते हैं, वर्ण आश्रम धर्म में रहते हैं, और त्रया विद त्रया थ्रू त्रयी, ये समझकर समाज का रक्षण अगर करते रहे, उसकी प्रगति होगी, उसका विनाश नहीं होगा। ये चैप्टर है, ठीक है। दिस इज व्हाई त्रयी इज इंपॉर्टेंट। नाउ आई नो, बिफोर वी प्रोसीड, अगला चैप्टर भी बहुत इंटरेस्टिंग है, वार्ता और दंड नीति पे। बट लेट्स ओपन दिस अप बिकॉज आई एम श्योर इस पे प्रश्न होंगे। थॉट्स, व्यूज? क्लियर टू एवरीबॉडी? मुझे लग रहा था एक प्रश्न। हाँ जी, हाँ, तो इस हिसाब से जब हम लोग आजकल जैसे हम काफी देर से देख रहे हैं, जब हम आपकी उम्र में थे, उससे भी छोटे थे, तब से देख रहे थे कि औरतें उन दिनों सोशल सर्विस के लिए निकल जाती थी, जबकि घर में उनके बच्चे फेल हो रहे होते थे। सो दैट इज गृहस्थ आश्रम के लिए वो वर्जित है। ग्रह कि आपका स्वधर्म एज अ गृहस्थ, अब आप हैं, हम हैं, वी आर फैमिली पीपल, हमारे बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में पढ़ रहे हैं, लेकिन हम उनको छोड़कर हम जाके गरीबों के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जबकि हमारे बच्चों को न तो टाइम पे खाना मिल रहा है, डॉक्टर के सहारे छोड़ा हुआ है, पढ़ाई में फेल हो रहे हैं। तो वो हमारा धर्म नहीं है, स्वधर्म। हाँ हाँ, आपकी बात सही है। हमारा धर्म ये है कि हम प्रोडक्टिव बच्चे करें, बजाय इसके कि अपने बच्चों को निकारा बना के उनको गलत उसमें डाल के और दूसरे के बच्चों को संभालने जाए। हाँ, एक को इग्नोर करके दूसरों को ना करें, दोनों को अगर दोनों कर पाते हैं तो अवश्य करें। हाँ, लेकिन अगर अपनों को आप निग्लेक्ट कर रहे हो बिफोर यू हैव brought them to the point that they can take care of themselves, लेकिन फिर भी उनको ध्यान की जरूरत होती है। जी, नहीं ये तो है, मतलब सबसे पहले तो आप ही का ये करना है। चाहे कितना मर्जी पैसा हो, योर ओन फैमिली नीड योर अटेंशन, वो करने के बाद करो। जी जी जी, लेकिन खाना सबको खिलाने के बाद खाओ, सबको। हाँ, जो भी आपके घर अतिथि आते हैं, देव पित्र हैं, आपके जो घर पे काम करते हैं, आपके जो एम्प्लॉइज हैं, उनको उन सबके लिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ गृहस्थ। आप वही कि परिवार को भी आप कैसे डिफाइन करो, उस पर डिपेंड करता है। हम दो, हमारे तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं था। हाँ, इट्स द लार्जर, आपके पूरे परिवार उसमें आ जाता है, जो भी आप पर डिपेंडेंट है वो सारे उसमें आ जाते हैं। और इस पे एक्चुअली और डिटेल में होगा उसके आगे। इसका मतलब जब ये लोग कहते हैं कि जो औरत है, घर की माँ है, उसको क्या बोलते हैं? अन्नपूर्णा, है ना?
और कहते हैं पत्नी को सबसे बाद में खाना खाना चाहिए जब सब लोग खा चुके। और जिस घर में, ये हमने बचपन में सुना था, जिस घर में घर की जो गृहिणी है वो पहले खा लेती है, उस घर में बरकत नहीं होती। जब तक गृहिणी ने खाना नहीं खाया है, जितने मर्जी लोग आके खा लें, आपके घर में खाने की कमी नहीं होगी, खाना कम नहीं पड़ता। पूनम जी, ये बात मान्यताओं में है, ये बात मान्यताओं में है, पर हाँ, ये अभी वो स्त्री पुरुष की बात नहीं कर रहे, और इसलिए मैं इस बात को यहाँ रोकना चाहूंगी। यहाँ पे स्त्री पुरुष की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे गृहस्थों की बात हो रही है, और गृहस्थ में पति पत्नी दोनों आते हैं। और हाँ, ये बात कि सबको खिला के खाओ, इसको भी ये तरीके से नहीं समझना चाहिए कि सबने खा लिया 12 बजे, उसके बाद में 1 बजे खाओ, नहीं, ठीक है। इसको उनको इस भी तरीके से समझना चाहिए कि आप खाओ और वो सारे भूखे रहो, ऐसे नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। इस तरीके से समझने की जरूरत नहीं है कि प्रैक्टिकली एंड में खाओ, ठीक है। इसको अगर वो पहले सबको खिला लेगी तभी टाइम मेंटेन होगा ना। पर मैं वही कह रही हूँ, ऐसा हाँ। इसका भाव समझने की आवश्यकता है। भाव ये है कि आप पर जो भी डिपेंडेंट है, उसमें उन सबके लिए आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो आपको करनी चाहिए। उसका अर्थ ये कि उस आपके पास अगर लिमिटेड ये है, ठीक है, उसका लिमिटेड अगर आपके पास रिसोर्सेज है तो आप सबको खिलाओ, फिर जो बचे वो सिर्फ आप खाओ प्रसाद के तौर पे, ठीक है। पर टू से कि अच्छा सबसे पहले कि टाइम के हिसाब से सबने खाया कि नहीं खाया तो मैं ना खाऊं, वो उसको उस तरीके से मत समझो, क्योंकि वो तो फिर आपका जो काल के हिसाब से भी होगा ना। कहीं कहीं आपको आवश्यक है कि ठीक है आप सबका रख के, कोई आया नहीं तो क्या आप नहीं खाओगे क्या? कोई आ नहीं, कहीं किसी को लेट हो रहा है तो क्या जरूरी है कि नहीं खाओगे? वो तो एक स्त्री अपने प्रेम के कारण करती है कि सब खा ले उसके बाद ही मैं खाऊंगी, ऐसा कहीं पे शास्त्र युक्त नहीं है। ये सिर्फ तभी पॉसिबल होता है व्हेन ऑल आर ईटिंग एट द सेम टाइम। एग्जैक्टली, इसलिए हर तब ये हो सकता है, क्योंकि जो खाने की इंचार्ज है, see if I'm cooking and I have 50 people at home, अचानक आ जाते हैं, हमें मालूम है कितना हमने पकाया है, कितना अवेलेबल है, so I am the only one who can decide how to manage it. That is why the granny was given that responsibility, because she is the one in direct. जो मर्द है, जो पुरुष है, वो तो बाहर जाके काम देख रहा है, जो घर में देख रहा है वो घर का बता देगा। This is what I understood. No, you are right. I'm just saying इसको स्त्री पुरुष के नजरिए से मत देखिए, नहीं, स्पेसिफिक आपके लिए नहीं कह रही हूँ, मैं सबके लिए कह रही हूँ, बिकॉज दिस क्रिएट्स कंफ्यूजन, ठीक है। फिर इसमें ये हो जाता है अरे पैट्रियार्की है, लेडी क्यों खाए बाद में। इसलिए शास्त्र में जो ये अर्थशास्त्र की जो बात कर रहे हैं उसमें बहुत क्लियर है, ये गृहस्थ के लिए है, दिस इज जेंडर न्यूट्रल, because it was the responsibility of the woman of the house. You are going, आप अलग इस पे जा रहे हो, आप अलग जो भी हम कहें, जो भी किचन का इंचार्ज है, नहीं, ऐसा नहीं लिखा है इसमें। Again, I will insist on this, ऐसा इसमें नहीं लिखा है। क्योंकि हम वैसे बात कर रहे हैं जो आजकल बोलते हैं, तो क्योंकि महाराज का काम हुआ करता था, आई रिमेंबर। रुक जाइए, आप अलग इसमें जा रही हैं कि सोशल इसमें जो है, ठीक है, इसका अर्थ ऐसा नहीं है, इसका अर्थ है गृहस्थ। उसका मतलब अगर अतिथि नहीं अगर कोई अतिथि द्वार पर खड़ा है और खाना आपका जो भी शेष है, तो इसका अर्थ ऐसा नहीं है कि पति ने खा लिया और सिर्फ पत्नी ना खाए तो चल जाएगा, नहीं, ऐसा इसका अर्थ नहीं है। इसका अर्थ बहुत सिंपल है कि एज अ गृहस्थ आप पर जो भी डिपेंडेंट है उस सबका आपको ध्यान रखना है। आप कब खाओ, कैसे खाओ, सुबह खाओ, रात खाओ, इज नॉट द कंसर्न। द कंसर्न इज कि अगर आपके घर कोई आता है तो आपके घर उतना होना चाहिए कि सबका पेट भर सके, ठीक है। दैट इज द हाउ एंड शुड बी अंडरस्टूड इन दैट मैनर। अम्मी जी, मैं कुछ कहना चाहती हूँ, बोलूं? आपका परमिशन है? ऑफ कोर्स, अरे आपको परमिशन। हमारी में कहावत है, वंड विराय सुख पाए, मीन्स डिवाइड, वंड विराय मीन्स डिस्ट्रीब्यूट, सुख पाए। जो हमारे यहाँ जो वर्कफोर्स आते हैं, दरवाजे पे आते हैं, उनका पहले थाली में निकाल के रखा, और वो जब अपने काम पे आएंगे लेंगे, भले जरूरी नहीं है कि उसी समय पहले उसका पेट भरना है फिर खाना है, साइड में निकाल के पहले उनका रख दो, बाद में खाओ, उसमें ही आनंद और सुख है। हमें ये कहा गया है हमारे बड़ों ने। एकदम ठीक है जय आंटी, यार यही भाव है इसका, और इसलिए शिल्पा आप भी बुरा मत मानो इसमें।
if you are the first to eat, because you are an अन्नपूर्णा, मैं आपको जानती हूँ, आप स्वयं भी खाते हो, पूरे हांगकांग को खिलाते हो. So it doesn't matter आप कब खाते हो. So that is not the point here. It's the भाव. Yeah, understood. तो शिल्पा, मैं जब हांगकांग में थी तब लिटरली मेरे खाने का ध्यान उन्होंने रखा है. और सिर्फ मेरा नहीं, she just loves it. At any point in time there will be people at her place और वो सबको ऐसे मन से खिलाती है, प्यार से खिलाती है. So that is what matters, yeah. So it's the भाव. तो वो समझो. अच्छा, आपने किसी ने नहीं पूछा इसलिए मैं स्वयं इस बात की बात करती हूँ. तो लोग कहेंगे अच्छा इसका अर्थ क्या? चाणक्य कह रहे हैं कास्टिज्म. ये प्रश्न आएगा. वो वर्णाश्रम की बात कर रहे हैं, तो वो क्या कह रहे हैं कि सब अपने अपने धर्म में ही रहो, वर्ण संकर मत होने दो. तो इसको कैसे समझा जाए? तो मैं इसमें एक चीज कहूंगी, हमारे शास्त्रों में वर्णाश्रम के बारे में बात हुई है, वर्ण की बात हुई है, और कई जगहों पे वर्ण और जाति का 1-on-1 हुआ है. इसका कारण क्या है? बहुत सिंपल है. ऑल्दो इट स्टार्ट्स एज इन टू स्टार्ट विद, जब हम कहते हैं कि वर्ण कि इस प्रकार के जो कार्य हैं, एक बात तो हमें समझनी चाहिए कि ये जो डिविजन ऑफ लेबर की बात है, ठीक है, इसमें सिंपल डिविजन ऑफ लेबर की बात है कि यू नीड समबडी हु टीचेस, यू नीड समबडी हु इज अ वॉरियर क्लास, यू नीड समबडी इन बिजनेस, यू नीड समबडी टू सर्व. अगेन एवरीबडी, सबका जो कैलिबर है वो अलग अलग है. अच्छे या बुरे की बात नहीं है. हमारे मन में हम जब भी इसकी बात करते हैं ना, तो इमीडिएटली हम अच्छा बुरा, हायरार्की, ये सोचने लगते हैं, और ये सही नहीं है. ये बात हमको घड़ी घड़ी, हम जो आप साई का आप देखोगे तो डीकोलोनियलिटी की बात करता है. डीकोलोनियलिटी मतलब क्या? हमारे दिमाग में ये डाल दिया गया है कि अगर हम ब्राह्मण शब्द बोले ना मतलब सुपीरियोरिटी, शूद्र बोले तो इंफीरियोरिटी. नहीं, क्या एक स्कल्पचर जो बनाता है, जो उसके हाथ में जो कला है, वो किसी के पढ़ाने की कला से कम है क्या? नहीं, सबका अपना अपना स्थान है. और हमारे समाज में उस स्थानों को एक्सेप्ट किया गया है कि आपके जो गुण धर्म है वो सारे एक्सेप्ट हो गए, क्योंकि उन सबका काम समाज में होना आवश्यक है. सभी लोग केवल पढ़ने पढ़ाने का काम करेंगे तो एक्चुअल काम कौन करेगा? सभी लोग केवल यज्ञ और उसमें पड़े रहेंगे तो कृषि, पशुपाल्य, ये सब कौन करेगा? आपकी रक्षा कौन करेगा? अच्छा, सारे के सारे, बिकॉज आज कैसा हो गया है कि आईटी इज अट्रैक्टिव, सो एवरीबडी गोज इनटू आईटी. ठीक है, देयर इज नो रेगुलेशन देयर, सब लोग आईटी इंजीनियर बन जाते हैं. फिर शेतकरी, जो फैक्ट्रीज है उसमें काम करने के लिए हमें लोग नहीं मिलते, वहां लेबर एकदम एक्सपेंसिव हो जाता है. ठीक है, अच्छा, नो आई एम नॉट सेइंग दैट दिस हैज टू बी रेगुलेटेड, नो नो, सोसाइटीज विल इवॉल्व, बट आई एम गिविंग एन एग्जांपल. जहां पर भी ऐसे हो जाता है कि whatever is the most attractive, you do that. ठीक है, तो सब उसमें करेंगे, फिर बाकी इसमें then labor ये शुरू हो जाएगा. अच्छा, the good thing about is it कि वहां पे that's the economic year, right? So when there is a demand supply gap, then definitely salaries will rise, and then that becomes more attractive. So this is how the society works. हमारे में ये कहा गया है कि सारे कामों का ये है, फैमिली टू फैमिली आप जो एक्सपर्टीज डेवलप करते हो, preserve that expertise and pass it on. ठीक है, and that is true in a lot of families even today. आज जो मंदिर जो बनाते हैं, हमने पिछली बार भी इसमें बात करी थी कि जो राम मंदिर अभी बना रहे हैं सोमपुरा, इतने वर्षों से वो बना रहे हैं. they are experts of experts. ठीक है, in certain in this art, and family to family वो कला जो है वो पास ऑन होते रहती है, and this is how it was उस टाइम पे. ठीक है, इसलिए वर्ण और जाति जो है वो एक साथ उनका 1-on-1 ये हो गया कि जो ब्राह्मण है वो वही काम करते थे, जो क्षत्रिय है वो वही काम करते थे, साथ ही साथ वो गुणधर्म, वी नो दैट सम ऑफ दीज क्वालिटीज आर जेनेटिक. आज के जमाने में दैट इज नॉट ट्रू एनीमोर. व्हाई? बिकॉज अ लॉट ऑफ मिंगलिंग हैज हैपेंड. सो टू से कि कोई अगर क्षत्रिय परिवार में, आज की क्षत्रिय जाति में जिसने जन्म लिया है, उसका गुण धर्म एज एक्सपेक्टेड इन द क्षत्रिय वर्ण ही हो, ये आवश्यक नहीं है. नॉट एनीमोर, बिकॉज बहुत ज्यादा इंटरमिंगलिंग ओवर सो मेनी इयर्स हो चुका है. ठीक है, अच्छा, यहाँ पर भी द पॉइंट इज व्हाट इज चाणक्य सेइंग इज वेरी वेरी टेक्निकल. ही सेइंग त्रयी से
हमें इन सारे आश्रम वर्ण धर्मों की समझ मिलती है, किसके क्या गुणधर्म है, किसकी क्या एक्टिविटीज प्रिस्क्राइब्ड है, वो पता चलता है. All these activities are important for a samaj to live. He is not putting any hierarchy here. Let's understand that. ठीक है, पहली बात. दूसरी बात, जब हम सेकेंड थर्ड चैप्टर में से जाएंगे ना, अभी तो हम फर्स्ट चैप्टर में, ये फर्स्ट चैप्टर का थर्ड पार्ट है, फर्स्ट चैप्टर थर्ड सबसेक्शन. जब हम सेकेंड थर्ड चैप्टर्स में जाएंगे तब वो एक्चुअल रूल्स रेगुलेशंस लॉज की बात करते हैं, ऑल्सो अबाउट मैरिज. एंड देयर यू सी हाउ मच इंटरमिंगलिंग हैज ऑलरेडी हैपेंड एट दैट टाइम. जो मिक्स्ड जातियां है ना, उनका इसमें बात आता है. फिर कौन किसके साथ शादी कर सकता है, अच्छा शादी हो गई, उनके बच्चे हैं तो उनका क्या रोल होगा, उनका क्या काम होगा, वो भी उतने डिटेल में. अब वो तो तभी हो सकता है ना इफ दिस एग्जिस्टेड इन द सोसाइटी. अगर ये इंटरमिंगलिंग हुआ हो और ये इंटरमिंगलिंग होने के बाद इतनी सारी जातियां हो, तो when that comes, when we come to actual application और actual administration, उसमें ये सब आ जाता है. वो सब आएगा, we will come to that. ठीक है, और तब वो और डिटेल में होगा कि अच्छा स्टिल उसमें स्टिल ऐसा होगा कि इसमें ये वर्जित है, वो नहीं है, फलाना ठिकाना, ये सब है. बिकॉज ठीक है यार, सोसाइटी है तो थिंग्स इवॉल्व, है ना, तो उनके पहले से इवॉल्व हुआ रहेगा. यू सी डिफरेंसेस इन स्मृतिज रिटन बिफोर अर्थशास्त्र, जिसमें रूल्स और रेगुलेशंस में अलग होगा. जो अर्थशास्त्र में तो ही मेक्स अ लॉट ऑफ कंसेशन फॉर लॉट्स ऑफ दीज सोशल इंटरैक्शंस एज वेल. सो वी विल सी दैट गोइंग फॉरवर्ड. फिलहाल वो त्रयी से क्या समझ मिलती है उसकी उन्होंने बात करी है. आवी जी, क्वेश्चन है मेरा. हाँ, जय. तो जैसे हमने अभी बात करी कि कास्ट में इंटरमिंगलिंग हो गई थी ओवर द इयर्स. मेरा ये सवाल है कि what is prescribed according to shastras if intermingling doesn't happen? अगर वो नहीं होती है तो क्या तब प्रोजेनी की पोटेंशियल ज्यादा निकल के आएगी बेस्ड ऑन जो भी पहले के रूल्स थे कि जैसे ब्राह्मण फैमिली में ही अगर करते हैं तो संस्कार ट्रांसफर होते हैं जनरेशन टू जनरेशन. तो क्या जो आपकी प्रोजेनी है उसका पोटेंशियल चेंज हो जाता है अगर आप इंटरमिंगलिंग कर रहे हैं based on capabilities, मतलब according to shastra, very technically, not in any social sense, वैसे मतलब logic wise. So the view of the shastras is कि आप जितनी शुद्धि रखोगे उतना उस कार्य के लिए ज्यादा अच्छा है. ठीक है, क्योंकि नॉलेज एक तो अभी के जैसे स्कूल थे, सब पढ़ते थे, ऐसा तो नहीं था ना. यू वुड लर्न फ्रॉम योर ओन फैमिली. ठीक है, तो उस हिसाब से अगर आप वहां से आ रहे हो एंड समहाउ दीस संस्कार्स आल्सो गेट पास्ड, सो फॉर डूइंग दैट काइंड ऑफ वर्क इट विल बी बेटर. ये तो व्यू है ही है शास्त्रों का. पर जो भी वर्ण संकर होके आप जो प्रतिलोम अनुलोम विवाह जो होते हैं उसके कारण जो प्रोजेनी आई है, क्या उनमें कोई गुणधर्म नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है. इसीलिए उनके लिए कार्य भी कुछ निश्चित थे. जैसे हम सूतों की बात करते हैं, है ना, वी डिस्कस दिस. सूत मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय कंबाइन, क्षत्रिय पुरुष ब्राह्मण स्त्री. इनके क्या क्या काम थे? ये लोग रथ चलाने में माहिर होते थे, बट वो लोग वॉरियर्स होते थे, रथ चलाने में माहिर होते थे. साथ साथ बहुत सारे इतिहासकार ये भी उसमें होते थे. तो डिपेंडिंग ऑन क्षत्रिय गुण ज्यादा है या ब्राह्मण गुण ज्यादा है. ठीक है, अच्छा, नाउ इज दिस इंटरमिंगलिंग ऑलवेज बैड? नॉट नेसेसरी, right? But what is the shastric view? Shastric view will say कि avoid it. Yes. ठीक है, at that point in time. पर उसको इस तरीके से भी देखो कि वो जो सोशल लाइफ उस जमाने में थी, जो टेक्नोलॉजी उस जमाने में थी, वो बहुत सीमित थी. जैसे वो इवॉल्व होता है, obviously you need more skills, right? So that has to evolve with that. हाँ, आपका हाँ. So I just wanted to talk about the ashram vyavastha. So brahmacharya, that ashram, I think it is still kind of possible in the modern this social structure. लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो okay, when you're talking about vanprastha and then switching to sannyas ashram, तो पहले के जमाने में when you are going to sannyas ashram, you had a proper structure in the entire country that the elderly people could go to forest, वहां पे आश्रम हो गए, उसके वहां पे सेट हो सकता है. बट ये जनरेशन में इस टाइम पे इट इज वर्चुअली इम्पॉसिबल बिकॉज योर पेरेंट्स लिव विथ यू ऑल द टाइम. तो उस चीज को, ये हमारा पुराना नॉलेज है अभी. मतलब इफ यू नो दैट ओके इन फ्यूचर यू नीड टू चेंज द एजुकेशन सिस्टम, सो ब्रह्मचर्य आश्रम तो आप शायद संभाल लोगे.
but how do we take care of Vanprasthashram or Sannyasashram? What could it? Beautiful question, Maran. As जो मैं पूनम जी को भी कह रही थी, we have to look at the भाव of it rather than the actual practice. Actual practice उस जमाने में जैसी भी थी, भाव उसका क्या है? भाव is असंगति, detachment. अभी भी क्या होता है, आप बड़े-बड़े फैमिली बिजनेसेस में देखो, there is always a power struggle. पिताजी बूढ़े हो गए हैं बट छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि मुझे मालूम है क्या है. भाई बच्चे को लगता है मैं ज्यादा समझ के लेकर आया हूँ, मैं हार्वर्ड में पढ़ा हूँ, मुझे ज्यादा मालूम है. And this tussle happens, right? What they're saying is, at some point, let go of that power. Certain ये अब दूसरा जनरेशन है, उसको मैनेज करने दो, आप वहां से निकल लाओ. प्रिपेयर फॉर योर डेथ बेसिकली. अच्छा, अभी तक आपका पूरा जीवन जो है वो केवल कमाना, ये वो. अच्छा, लाइफ स्ट्रेस कम तो नहीं होता ना, सब आप पे डिपेंडेंट है. आपको इंश्योर करना है जितने भी लोग आप पे डिपेंडेंट है उस सबकी रोजी रोटी चलती रहे, वो सब आपका काम है. दैट इज लॉट ऑफ स्ट्रेस. आपको अपने बच्चों को बड़ा करना है, संस्कार है, ये है वो है. बेसिकली दे आर सेइंग वानप्रस्थ इज योर टाइम टू रिटायर फ्रॉम ऑल ऑफ दैट, टू स्टार्ट डिटैचिंग फ्रॉम ये रोज की कचकच उस सबसे निकलो. स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म में अपना मन डालने लगे. दैट इज द भाव. ठीक है. संन्यास जो है ना, वो तो सबके लिए पॉसिबल तभी भी नहीं था. Okay. ठीक है, तभी भी सब सन्यासी हो गए ऐसा नहीं होता था. सन्यासी होने के लिए तो आपको आपके वो संस्कार हो, सीरियसली आपको हो सको, आपको इनिशिएशन भी चाहिए होता है कि आपको कोई गुरु मिले जो इनिशिएट करे, वो तो तभी भी नहीं होता था. बट द आइडिया इज दिस, आइडिया इज क्या कि बेसिकली स्टार्ट डिटैचिंग. जो पावर प्ले है ना, लेट इट गो, गिव इट टू द नेक्स्ट जनरेशन. बिकॉज वो मतलब संन्यासाश्रम में अगर आप जा रहे हो तो इट इज इजी टू डिटैच. अभी फैमिली के साथ में रह के डिटैच करना इट्स वेरी डिफिकल्ट. एंड एज यू नो, ओके, घर से बाहर निकल के जा रहे तो मतलब वो घरड़ा घर वाला कंसेप्ट व्हिच इज सीन एज अ टाबू इन आवर सोसाइटी इवन नाउ. सो आई डोंट नो, इट्स अ लिटिल ग्रे एरिया. आई थिंक दैट यार घरड़ा घर इज बेसिकली ओल्ड एज होम. हम लोग गुजराती में घरड़ा इज ओल्ड. ठीक है, तो इट्स अ टाबू, नॉट इट्स अ टाबू इन द सेंस कि वानप्रस्थ आश्रम में भी आप अपने माँ बाप को ढकेल नहीं सकते. एज बच्चा वो स्वयं छोड़े वो एक चीज है, बट बच्चे होने के नाते आपका उन पर जो आपका कर्तव्य है वो तो रहेगा ही रहेगा. तो इट इज दैट भाव विच जो जिसके कारण घरड़ा घर. बट आजकल मनन आई हैव सीन कि कितने सारे जो लोग हैं ना, वो स्वयं कहते हैं कि जो ओल्ड rather than looking at this घरड़ा घर, there are communities where they actually go and have fun. इतना पैसा कमाया है ना, वो पैसा they invest, they are taken care of. ऐसे communities भी है जहाँ खुशी खुशी जाते हैं. So that is also there, right? So I don't know, maybe that is also coming back from the western countries, क्योंकि मैंने जर्मनी एंड इटली यहाँ सब पे देखा है कि यहाँ पे ये कल्चर हो गया है. बिकॉज आफ्टर सर्टेन एज उनके बच्चे तो उनके साथ रहते नहीं है. सो एल्डर पीपल थिंक दैट ओके, वी आर बीइंग पेड बाय गवर्नमेंट, लेट्स हैव आवर ओन होम, लेट्स मेक न्यू फ्रेंड्स. सो आई थिंक वो कल्चर आ रहा है अपने वहां पे, नॉट इन आवर ओन फॉर्म, बट मे बी इट्स फॉर गुड. यार ऑल दिस आल्सो डिपेंड्स ऑन आपकी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी कैसी है. अगर आपके पास आपने पूरा जीवन अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए आपने मूड़ी जो है आपकी पूंजी डाली हुई है, फिर जब बच्चों को कमा के आपको खिलाने का समय आता है तब वो बोलते हैं अब कट लो. ठीक है, हम उस स्टेज में तो नहीं है ना कि इतना सारा पैसा ऑलरेडी है कि बच्चों को भी पढ़ा लिया, जो भी हुआ. वहां पे तो यार बच्चों की फीस भी माँ बाप नहीं भरते. हम लोग के यहाँ पे तो MBA कर लो, PhD कर लो, सब माँ बाप ही भरते हैं. ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो द डिफरेंस. तो इसलिए वो लाइफस्टाइल का फर्क होता है. बट द आइडिया ऑफ वानप्रस्थ इज टू बेसिकली टेल दिस जनरेशन टाइम टू मूव ऑन, खुशी से. ठीक है, वो कचकच ना हो. हाँ, दे दो, जो शासन है वो अब दूसरों का है, आप उसमें से निकलने लगो. और वो तो अभी भी एप्लीकेबल है, इररिस्पेक्टिव ऑफ वन में जाओ या ना जाओ. ठीक है, थैंक यू. सॉरी पूनम जी, आपने कुछ लिखा है, क्या कह रहे हो आप? हमने ये लिखा था, आई वाज जस्ट ऑन द लाइटर साइड कि इवन आई यूज्ड टू ईट अर्ली एंड हमारे साथ बोलती थी कैसे खा लेती हूँ, घर वाला नहीं है. अरे वो एक हफ्ते के लिए बाहर गया, भूखे तो नहीं रहेंगे ना. और दूसरी बात ये है
कि आई नो आपने जैसे कहा था कि बहुत सी मिक्सिंग हो चुकी है, वर्ण संकर बहुत सा हो चुका है। अब जैसे टेक्निकली वी आर क्षत्रियस, when the time came at a later age, I was a housewife, I had to choose nursing because that was the only one that would work for me. अब हमारे बच्चे ने कहा कि मुझे शेफ बनना है, हमारा पूरा खानदान ननिहाल ददिहाल ससुराल मायका हमसे अगेंस्ट हो गया कि उसको शेफ क्यों बनाया। हमसे वो उसको कभी भी मिलते थे तो पूछते थे तुमको नौकरी कौन देगा। वो बेचारा 15 साल का, उसके फादर की अभी डेथ हुई, आके रोता था, मम्मी मुझे नौकरी कहाँ मिलेगी, पापा भी नहीं है। ऐसे बेटे तुम क्यों चिंता करते हो, तुम खाना पकाते हो, समझे। कहीं पर भी एक रेडी के ऊपर चाय की केतली और पकौड़े बनाना शुरू करना, शाम तक तुम अपना भी पेट पाल लोगे और चारों को मुफ्त में खिला भी लोगे भूखों को। तुम क्यों चिंता करते हो। And this happened now. My son is 40. He graduated in 2005 from a university in cooking. Now he's a research chef. लेकिन किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जब तक उन्होंने उसका एक सीजन टीवी पर नहीं देखा और बाय चांस आ गया था, वो कुछ ऐसा नहीं था। तो सब अच्छा ये भी कर सकते हैं। अब उनको अभी भी नहीं पता कि शेफ्स लोग क्या करते हैं। अच्छा क्या पकाता है, सब शेफ्स पकाते नहीं। आई मीन इट इज लाइक जो हम लोग का, जैसे हम लोग अभी बात कर रहे थे, तो वर्ण इज, आई मीन जो आपका आश्रम है उसका अपना है। अब नाउ आई डोंट वर्क, उसने हमसे बोला आप छोड़ दो बस, जब जाती हो कहीं ना कहीं गिर जाती हो, नाउ यू आर ओल्ड इनफ, यू अर्नड इनफ, अब आप घर बैठो अपनी। दैट्स व्हाई आई एम एबल टू डू, हम 3 बजे सवेरे उठते हैं आपके साथ पढ़ने के लिए, बिकॉज आई कैन डू दैट। ही इज अर्निंग नाउ, आई हैव इनफ, और हम उसके साथ रहते हैं, वो अपना करता है, हम अपना करते हैं। दैट इज हाउ, एंड आई लेट गो। अब जितना फाइनेंसेस का है वो बोलता है मैं ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है, एज लॉन्ग एज आई हैव माय थिंग, माय नीड्स आर मेट, व्हिच आर वेरी लिटिल, अब करते हैं। इट्स डिफिकल्ट बिकॉज माइन वाज अ सिंपलर लाइफ। जिनका ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है उनका ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, दे हैव टू मैनेज। अब हमें उसके लिए वेट करना पड़ता है, गाड़ी लेकर जाओ, गाड़ी लेकर जाओ, हम चला नहीं पाते। नहीं वही बात है ना, अब बहुत सारी चीजें जो हैं विद टाइम इकोनॉमिक इससे होती है। We have to adjust and accommodate And accordingly. that is the beauty of Sanatan Dharma. We do that Yes. as need arises, right? But this तभी is तो more हम बोल to रहे थे कि understand the हमारे, concept of it. तो Yes. यही मैं कहना चाह रही थी। like I said, my husband used to return at 11. I used to wait till 9 o'clock. नहीं आए तो हम खाना खा लेंगे, अब भूखे थोड़ी बैठे रहेंगे। It is, but you know, the person whoever is in charge of the kitchen, man, woman, he, she, it, whoever, उसको Correct. पता होता है कि हम खा लेंगे, हम सबको खिला ले, फिर हम अपना किसी तरह से मैनेज कर लेंगे। ये नहीं कि ये बचाएंगे। एकदम सही है That is जी पूनम जी। हाँ प्रदीप जी। नमस्कार। सो अमित जी, क्वेश्चन मेरा ये है कि ये 4 आश्रम है, ये चारों आश्रम और 4 वर्ण, doesn't it apply differently on each word as well? So maybe in my view, the way I understand, the way I have read as well, is not necessary all of these 4 ashrams are applied to all these varnas. For different varnas, there are different ashram applied to. For example, I don't think Shudra is going to have a sannyas ashram, or for that matter even Vanprastha ashram as well. No, that's not correct प्रदीप जी। संन्यास तो सबके लिए है, ठीक है। My question is, my question is more related to, I understand it is applied to everyone, but my question is more related to the fact that is it possible for a Shudra to have an education, giving the fact that he is not related to education in that particular what education ashram? is the that question? is what I'm telling you. Correct प्रदीप जी। Yeah. अच्छा, हम एजुकेशन को हम समझते हैं केवल ब्राह्मणों ने पढ़ाया वो एजुकेशन नहीं। अगर हम शूद्रों का देखें तो अगर वो कृषि पालन कर रहे हैं या आर्टिजान का कर रहे हैं या स्कल्पटिंग कर रहे हैं या वीविंग कर रहे हैं, उसमें भी तो ट्रेनिंग आवश्यक है ना। तो उनके लिए भी तो ट्रेनिंग आवश्यक है। जो भी आप कार्य करते हो, आप थोड़ी जन्म लेके आते हो वो उसमें स्किल ये करना, तो उसमें भी है ना। तो पढ़ना, बेसिकली वेद पढ़ना इज जस्ट वन पार्ट ऑफ इट। एजुकेशन ट्रेनिंग तो सबके लिए एप्लीकेबल थी, इसीलिए चारों आश्रम जो है वो भी सब पर एप्लीकेबल होंगे। उनकी रूपरेखा बदल सकती है कि वो क्या, जैसे ब्राह्मण जो है वो वेद पढ़ेंगे, क्षत्रिय जो है वो थोड़ा बहुत वेद पढ़ेंगे, बट इसमें जो हम देखेंगे ये बेसिकली क्षत्रियों के लिए ना, अर्थशास्त्र लीडरशिप राजाओं के लिए लार्जली। तो उनके लिए और क्या क्या ट्रेनिंग होनी चाहिए, उनके लिए अस्त्र शस्त्र ट्रेनिंग भी होनी चाहिए,
वो भी होगा। जो वैश्य है वो शुरुआत से ही ट्रेड कैसे करना है, कृषि ये कैसे करना है, वो भी तो दैट इज ऑन जॉब ट्रेनिंग, वो भी तो होती है। तो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर ब्रह्मचर्य, बेसिकली द ट्रेनिंग फेज। आज जो हम देखते हैं तो अलग अलग किस्म का एजुकेशन हम सब ग्रहण करते हैं, है ना। सो दैट इज द ट्रेनिंग फेज विच इज ब्रह्मचर्य। When you are studying ब्रह्मचर्य के बाद you are ready to get into गृहस्थ लाइफ। अब तक आपने ये किया, now you become more productive to the society and become a गृहस्थ। That's the idea। ठीक है। अमी जी, एक कंफ्यूजन है। ये जो ब्रह्मचारी की बात कर रहे हैं, इसमें ऐसा लग रहा है, मुझे समझ में आ रहा है, इसमें जैसे दो तरह की चीजें हैं। एक तो स्टूडेंट लाइफ की बात हो रही है, उसके बाद ये फिर ये बोलते हैं कि ब्रह्मचारी जीवन पर्यंत गुरु के समीप रहना। ये कुछ आप जरा फिर से समझाएंगे? तो ये जीवन पर्यंत की जो बात है ना, वो आजीवन ब्रह्मचारियों की बात है, वो सब पे एप्लीकेबल नहीं होता है। वो कुछ ऐसे हैं जो, जैसे स्पेशली दिस इज मोर एप्लीकेबल टू द ब्राह्मण, ऐसे जो लोग हैं वो पूरे अपने इसमें है कि हम पूरी जिंदगी अपने गुरु के साथ रहेंगे। ये सबके लिए नहीं था, क्योंकि कितने सारे ऐसे लोग पढ़ के वापस आ जाते थे ना, अपना अपने काम में लग जाते थे। कुछ ऐसे थे जो आजीवन अपने गुरु के साथ ही रहते थे, तो उनके लिए वो गृहस्थ आश्रम में कभी प्रवेश ही नहीं किए। एटलीस्ट जहां तक गृहस्थ आश्रम में ना प्रवेश किया, तब तक वो वहां थे गुरु के साथ। तो उनके लिए भी वो ब्रह्मचारिण वाला फेज एप्लीकेबल है, इसलिए वो लिखा हुआ। और दूसरा एक क्वेश्चन ये था कि इसमें मतलब जैसे लाइफ के फेजेस हैं, जैसे ये बता रहे हैं, उसमें ये नहीं बोला कि ओके आपने एक्सपीरियंस गेन कर लिया, आपने बहुत समझा, अब आप जो है वानप्रस्थ के टाइम पे जो है या किसी एक फेज में यू आर कंट्रीब्यूटिंग बैक टू सोसाइटी एज ए योर स्किल्स बैक टू इट। गृहस्थ आश्रम में ही ओके। जब आप जो आजीविका चला रहे हो, आप पे जो डिपेंडेंट है उनका आप जो सब कर रहे हो, दैट इज द गृहस्थ आश्रम। व्हेन यू आर गिविंग बैक टू द सोसाइटी, बेसिकली आपके, इसलिए गृहस्थ आश्रम को सारे आश्रमों का बेसिस कहा जाता है, फाउंडेशन कहा जाता है गृहस्थ आश्रम को। क्योंकि वानप्रस्थ जो है या संन्यास जो है या ब्रह्मचारी जो है, वो लोग रिसोर्स क्रिएट तो नहीं कर रहे हैं ना, रिसोर्स क्रिएशन होता ही पूरा गृहस्थ आश्रम में। हाँ, बट ये जरूर है कि आजकल की सिचुएशन में अगर गृहस्थ आश्रम की तरफ से देखें तो यू आर बेसिकली अर्निंग मोर, स्पेंडिंग मोर टाइम टू अर्न, एंड मे बी यू फाइंड सम टाइम टू इम्पार्ट द नॉलेज बैक। बट अगर आप जब फ्री हो जाते हो तब आपके पास बहुत टाइम है। नहीं, तो वो तो तभी भी वानप्रस्थ और संन्यास में होता था कि आप केवल एक एस्पेक्ट की बात करो, है ना। देखिए, आज भी व्हेन वी से गिविंग बैक टू द सोसाइटी इन व्हाटएवर वे, दैट इज नॉट हेल्पिंग डे टू डे लिविंग। That is what a lot of us do for our own benefit, frankly, all said and done. अपने वो मैस्लोज हायरार्की में सब कुछ हो गया, अब हमको और शांति चाहिए, जो भी चाहिए, वर्दीनेस की फीलिंग चाहिए। Of course that helps the society in a larger way, but रोज का जो रोटी कपड़े मकान में वो काम नहीं आता है। रोटी कपड़ा मकान तो अभी भी अंबानी अदानी के कारण ही होता है ना। तो that is the difference there. ठीक है, धन्यवाद। Okay, if क्या करें, 6 बज गए हैं, but I don't mind taking 10 minutes extra and doing the 4th अध्याय। तो आप बताइए क्या करना है, should we continue या stop? Taking another अध्याय is not an issue, उसके बाद discussion मिलना चाहिए, वो रुकना नहीं चाहिए, because that is more fun. ज्यादा सीखने को मिलता है, राइट? हाँ, agree, okay, ठीक है। So maybe we do it next time then, good. अच्छा, what, नहीं तो एक काम करते हैं, let's not do दंड, let's at least finish the first part, ठीक है, क्योंकि दंड वाले में ज्यादा डिस्कशन है। जो पहला श्लोक है ना चौथे का, फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो ले लेते हैं, at least that much we'll get done, because that's the simple part. तो पेज नंबर 27, चौथा अध्याय, वार्ता और दंड नीति की स्थापना। बेसिकली वार्ता और दंड नीति क्या है, 2 बता दिए, अब 2 बाकी है। कृषि, पाशुपाल्य, वाणिज्य च वार्ता। वृत्ति हमने देखा था, वृत्ति मतलब आजीविका, अर्थ ये हमने देखा था शुरुआत में। वृत्ति जो पैसे से रिलेटेड है वो है वार्ता बेसिकली, ठीक है। तो वार्ता क्या है, कृषि, पशु, उस टाइम के लिए आईटी वाईटी तो था नहीं, तो इट वाज एसेंशियली एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, वो जो सारा होता था, वाणिज्य, ट्रेड, ये सारा वार्ता, बिजनेस, ट्रेडिंग, इकोनॉमिक्स, ये सब का भाग।
धान्य पशु हिरण्य कुप्य विष्ट प्रदानात औपकारिकी। क्या होता है उससे? वार्ता से धान्य मतलब ग्रेन्स खाना, पशु हिरण्य सोना, कुप्य कॉपर, विशिष्ट लेबर, इस सब का बढ़ावा होता है। ठीक है, ये सब समाज में आता है जिसके कारण बेनिफिट्स मिलते हैं। बेसिकली हर काइंड ऑफ रिसोर्स, प्रॉस्पेरिटी से रिलेटेड है ये। मटीरियल वेल्थ इज जनरेटेड थ्रू वाणिज्य, बेसिकली थ्रू वार्ता, दैट इज व्हाट दे आर सेइंग। तया स्वपक्षम परपक्षम च वशीकरोति कोश दंडाभ्याम। अब ये राजाओं के लिए है, तो राजा को कह रहे हैं कि तया मतलब थर्ड पर्सन, बाय इंस्ट्रूमेंटल, तया बाय दैट, बाय व्हाट, बाय वार्ता, बाय वाणिज्य, बाय इकोनॉमिक्स, बाय फाइनेंस, ट्रेड, व्हाटएवर। स्वपक्षम परपक्षम च, अपने साइड वाले और दूसरे, जो अपने और दूसरे पराये जो भी है, उस सबको आप वश में कर सकते हो। जो बेसिकली किसने किया है? चाइना ने। पूरी तरीके से अपने पर इकोनॉमिकली डिपेंडेंट बना देते हैं, या जाके पैसा देते हैं, अपने साइड ले लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली वार्ता क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वार्ता से, बिजनेस से आप अपने और पराये जो भी है उसको आप कंट्रोल कर सकते हो। ऑफ कोर्स योगक्षेम ये भी वार्ता से होता है, यू नीड प्रॉस्पेरिटी इन द सोसाइटी, बट दैट इज वन पार्ट। फॉर द राजा, हैविंग फर्म हैंडल on trade is extremely important, because usse kosha dandabhyam, of course with administration, but with treasury as well, you can control your own people and your enemies, आपके कंट्रोल में वो आ सकते। so this is वार्ता। अच्छा, इसके बाद अब दंड शुरू होता है। ठीक है, तो ठीक है, मे बी दंड वी टेक नेक्स्ट टाइम, क्योंकि दंड में कुछ इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स हैं। तो ठीक है, वैसे नहीं, चलो घंटा है, लेट्स स्टिक टू दैट। किसी को प्रार्थना बोल दी आज? मेरा गला थोड़ा सही हो गया।